कहां उम्मीद लगी थी कि नोटबंदी का असर रेपो रेट में कटौती के तौर पर दिखेगा। कहां उम्मीद थी कि आम लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम से कम चौथाई रेट कट के जरिए बड़ी राहत देगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती से इनकार कर दिया। The MPC was of the view that given the reduction of the policy rate of 25 basis points in October, which cumulated to a reduction of 175 basis points since January 2015, a further reduction in the policy rate is not warranted at this juncture. दरअसल उम्मीद लगी थी कि नोटबंदी से बैंकों की तिजोरी में जो कैश भरा है उसकी बुनियाद पर आरबीआई रेपो रेट में कमी करेगा, लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने न सिर्फ रेट कटौती से इनकार कर चौंकाया, बल्कि जीडीपी का अनुमान भी घटा दिया। हालांकि रिजर्व बैंक के इस अनुमान पर वित्त मंत्री और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी का कुछ और कहना है। Here are we being referred to as the fastest growing major economy in the world. 2 years we've been fastest, I have no doubt we'll continue to be so this year. Few years from now we hope to evolve from a developing emerging economy into a developed economy. We of course have our own developmental challenges. Growth of GDP, that is RBI's projection, they are projecting at about 7.1%, and in government, in the finance ministry, we are reviewing the situation, we are analyzing, and it's a bit early in the day to rush to any particular number. But one thing which the RBI projection brings out is that I think it counters the excessive negative outlook which is being projected with regard to GDP in various quarters. दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक में 6 सदस्यों ने मौजूदा दरें बरकरार रखने के पक्ष में वोट किया। रेपो रेट 6.25% और सीआरआर 4% पर बना रहेगा। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। वही रिवर्स रेपो रेट भी 5.75% पर बरकरार है। रिवर्स रेपो पर ही बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। सवाल है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 के 6 सदस्यों को ये रेट कटौती का मुफीद वक्त नहीं लगा? सवाल ये भी उठता है कि सरकार के नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद जो बैंक अब तक कितना पैसा आया इसकी गिनती का हिसाब रखता है, लेकिन नोटबंदी के बाद आम जनता को सस्ते कर्ज की सौगात देने से इनकार कर देता है। The Reserve Bank and the central government run note presses are working to their full capacity, and all efforts are being made to reach the notes to every part of the country. In fact, during this period, that is from 10th November 2016 to 5th December 2016, the Reserve Bank had supplied to the public banknotes of various denominations worth near about 4 lakh crores of rupees that have come back. It amounted to, as of now, 11 lakh crores. आरबीआई गवर्नर रेट कटौती नहीं करने की चाहे जो दलीलें दे रहे हों, लेकिन आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री को इससे निराशा ही हाथ लगी है। रही बात नोटबंदी के असर की, तो तस्वीर 30 दिनों के बाद भी पूरी तरह साफ नहीं है कि इससे एग्जैक्ट कितना फायदा देश को होगा। लेकिन रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा फ्लॉप शो साबित हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। रेपो रेट को जस का तस छोड़कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निराश किया है। आम आदमी से लेकर बाजार और इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि नोटबंदी से बैंकों में जो अपार कैश आया है उसने रेट कटौती का आधार तय कर दिया है, लेकिन रिजर्व बैंक के 6 सदस्य इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने ईएमआई कम करने की जिम्मेदारी शायद बैंकों पर छोड़ दी है। यही नहीं, रिजर्व बैंक का कहना है कि कैश की किल्लत नहीं है, परेशानी नए नोटों की जमाखोरी की है। रिजर्व बैंक ने रेट कटौती की उम्मीदों पर तो पानी फेरा ही, देश की ग्रोथ में कमी का अनुमान भी जता दिया है। यानी सरकार की नोटबंदी के असर से आरबीआई को जैसे कोई मतलब ही नहीं हो। वक्त था नोटबंदी से जो परेशानी हुई उससे राहत देने का, तो उर्जित पटेल ने इसके उल्टा ही किया। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, आरबीआई का फ्लॉप शो। मेरे साथ उस पर बात करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर गौरव वल्लभ है
मेरे साथ डॉक्टर महेश गुप्ता हैं, केंट आरो के सीएमडी, इंडस्ट्री का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ एससी सिन्हा साहब हैं, फॉर्मर बैंकर, इनसे हम बैंक्स के बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के दो रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़ेंगे। जयवीर शेरगिल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं और थोड़ी देर में बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन एक्सपर्ट व्यू सबसे पहले लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं गौरव आपका व्यू लेना चाहूंगा। क्या लगता है आपको? हम बात कर रहे थे कि आरबीआई के पास 50 बेसिस पॉइंट तक का यहाँ पे स्कोप है, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। देखिए, रेट कट जो होती है वो रिजर्व बैंक दो सिनारियों में करता है। अगर हम इसको ब्रॉड बातें करें तो एक तो उसको कंजम्पशन बढ़ाना हो या उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो। तो मुझे ये लगता है कि जो अभी का जो नो रेट का डिसीज़न हुआ है वो रिजर्व बैंक अभी इन दोनों चीज़ों पर वेट एंड वॉच पॉलिसी पे लग गया। मतलब ना तो उसको प्राइवेट जो कंजम्पशन बढ़ाने में उसको लगा कि इमीडिएटली अगले 2 महीने में, क्योंकि नेक्स्ट पॉलिसी बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू फरवरी में होगा, तो अगले 2 महीने में ना तो उसको लगा कि ना तो कंजम्पशन बढ़ सकता है, ना उसको लगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट हो सकता है। पर मेरा एज एन इकोनॉमिस्ट ये मानना है कि इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में है और ब्लैंक्स आर फ्लडेड विथ मनी और स्पेशली लो कॉस्ट मनी, तो ये केस था एटलीस्ट 25। मैं तो कल के आपके शो में ही बात कर रहे थे कि मैं तो 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहा था, जिससे मैं चाहता था कि मोमेंटम बने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। पर रिजर्व बैंक ने नहीं, चलिए आज जरा डॉक्टर गौरव वल्लभ, क्योंकि आप इस देश की इकोनॉमी को समझते हैं, डीमोनेटाइजेशन के बाद जो एक अलग तस्वीर बनी है उसको समझते हैं। जो हमारा व्यूअर इस वक्त टीवी के उस पार बैठा है उसको समझाइए क्यों था मोमेंटम, क्यों था मौका, और आरबीआई ने ये मौका क्यों नहीं, इस मौके पर को क्यों नहीं कैश नहीं। मोमेंटम की तो दो प्रमुख बातें हैं कि हमारा जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो पिछले 14 महीने के न्यूनतम स्तर पर है और वो आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है जो कि 5% से कम लेवल पे है। तो जब वो इस लेवल पे था और बैंक्स है जो कि डिपॉजिट की, जैसे आरबीआई का ऑफिशियल फिगर आज 11,55,000 करोड़ का था, जो कि ओल्ड डिनोमिनेटेड 500 और 1000 डिनोमिनेटेड नोट्स के रूप में, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो, क्योंकि वो या तो आ रहा है कासा डिपॉजिट के रूप में, तो उसमें कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत कम है। तो ये एक मौका था कि क्योंकि कॉस्ट, आपको लो कॉस्ट फंड मिल चुका है, इन्फ्लेशन अंडर टारगेट है, और तीसरा कि एक पॉजिटिव स्टिमुलस, क्योंकि कल भी हम और जगह जगह बात करते हैं कि भाई इस नोटबंदी से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल को कैसे इंपैक्ट किया जाए, तभी उसका इकोनॉमिक इफेक्ट आना चालू होगा और पॉजिटिव इफेक्ट आना चालू होगा। तो इसलिए ये एक मौका था। पर जैसा मैंने कहा कि इनको थोड़ी घबराहट हुई, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और तीसरी घबराहट जो मुझे लगती है कि जो ओपेक का डिसीजन है कि जो क्रूड प्राइसेस जनवरी में वो रिव्यू करेंगे, उससे आरबीआई को फरवरी में और इन्फ्लेशन का यानी टोटली कंजर्वेटिव महंगाई पे हॉकिश पुरानी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए कि उनको डर है कि क्रूड प्राइसेस प्लस 7th पे कमीशन जो उन्होंने खुद कहा कि आने वाले दिनों में और उसका लास्ट पॉइंट गौरव, जो अलाउंसेस मिलेंगे उसकी वजह से कहीं महंगाई ना बढ़ जाए। लास्ट पॉइंट गौरव, डीमोनेटाइजेशन का पूरा प्रभाव वो खुद भी नहीं भांप पा रहे हैं अभी तक। ठीक है, बिल्कुल। तो इस कारण से कंफ्यूजन में उन्होंने बेस्ट मूव ये लिया, वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट एंड वॉच, लेकिन उसका क्या, जो बहुत दिनों से वेट एंड वॉच कर रहा था आरबीआई की तरफ कि भाई कुछ तो ईएमआई कम करो हमारी, आपके पास सब कुछ विद इन द पैरामीटर्स है। बैंकर्स का एक व्यू लेते हैं एससी सिन्हा साहब। अब तो लगता है कि बैंकों को बिल्कुल लाके रिंग में खड़ा कर दिया आरबीआई ने, और बैंक या तो विलन बन जाएंगे या तो बैंक हीरो बन जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन आरबीआई ने यह संकेत दिया है कि बैंक बहुत कुछ दे सकते हैं। देखिए, बैंक के पास तो अब आज के टाइम में सरप्लस लिक्विडिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भी लिक्विडिटी आने की संभावना है आगे करीब 20 दिनों में। लेकिन ये जो इंडिकेटर है कि साहब सरप्लस लिक्विडिटी के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, ये कोई बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं माना जाता है। इंडिकेटर होता है कि अगर आपने पहले रेट कट किए, जैसे अक्टूबर में आरबीआई रेट कट किए, उससे क्या ग्रोथ पैटर्न एस्टैब्लिश हुआ। अगर वो ग्रोथ पैटर्न निगेटिव रहा या बिल्कुल सेम धरातल पर रहा, तो आरबीआई ये सोचती है भाई फर्दर रेट कट करने से केवल एक डायरेक्शन मिल सकता है, लेकिन वो ग्रोथ पैटर्न को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। अच्छा, इसलिए आरबीआई ने, हालांकि हम लोग सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि साहब पॉजिटिव इम्पैक्ट
मार्केट में आएगा रेट कट करने से, और लोग जो पिछले करीब 20 दिनों से थोड़े परेशान थे पैसे निकालने में या करेंसी सप्लाई के कारण, तो उससे उनको थोड़ी सी बेटर फ्यूचर या लाइट एट द एंड ऑफ द टनल उनको आएगा, लेकिन वो शायद नहीं हो सका। लेकिन इसमें घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि 2 महीने बाद फिर पॉलिसी आएगी, और तब तक एक इंडिकेटर भी आया जाएगा बजट से कि भाई गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, और उसके अनुसार हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक फर्दर एक डिसीजन ले। लेकिन ये कोई एम्बार्गो नहीं है आरबीआई के ऊपर कि हर 2 महीने पर ही वो डिसीजन ले सकते हैं। वो जो अगर सिचुएशन इंप्रूव करेगी। सर एम्बार्गो तो पिछले 2 साल में भी नहीं था, आरबीआई ने तब भी रेट कट किए हैं, और उससे पहले भी आरबीआई ने रेट कट नहीं भी किए हैं। सवाल यह है कि बात माहौल की होती है। इस वक्त देश में एक माहौल है कि नोटबंदी के बाद लोगों को प्रॉब्लम हुई है। लोग ये सोच रहे थे कि शायद आरबीआई की तरफ से कोई एक राहत मिल जाएगी, आरबीआई कुछ लोगों को ऐसा देगा जिससे लोगों को थोड़ा बहुत महसूस होगा कि ठीक है, हमने कतार में खड़े होकर जो देश का साथ दिया, आरबीआई का साथ दिया, आरबीआई हमारा साथ देगा। वो जो लेकिन सेंटिमेंट है वो नहीं। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने देखा होगा आरबीआई पॉलिसी आने के पहले, कल की बात मैं देख रहा हूँ, कुछ बैंकों ने ऑलरेडी रेट रिडक्शन कर दिए हैं। दे हैव नॉट वेटेड फॉर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। यही मैंने आपसे पूछा कि आने वाले वक्त में देखेंगे, आने वाले वक्त में बैंक स्वतः रेट कम करेंगे। आप देखेंगे कि विद इन ए वीक और 10 डेज। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं वो। मैं एक इंडस्ट्री का व्यू लेता हूँ, फिर पॉलिटिकल व्यू लूंगा। महेश गुप्ता साहब, इंडस्ट्री को क्या उम्मीद थी, और क्या इंडस्ट्री को भी लगता है कि एक चीज जो दी जा सकती थी वो नहीं दिया जाते जाते इस साल के अंत में आरबीआई ने? बिल्कुल, इंडस्ट्री को ये फ्लॉप शो बिल्कुल फ्लॉप लगता है, डिसअपॉइंटिंग लगता है। और मुझे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्टरी दिखती है। एक तरफ से तो वो कहते हैं 7.6 से 7.1 जीडीपी हो जाएगा। बिल्कुल, उनको ये एनालाइज करना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये डिमांड कम हो रही है, इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है। ये नहीं कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट फैक्ट्री में प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डिमांड कम हो गई है। और डिमांड कम हो गई तो डिमांड को बूस्ट करना है। डिमांड को बूस्ट कैसे करिएगा आप? डिमांड को बूस्ट जब ही करिएगा जब आप रेपो रेट कमती करिएगा, ताकि ईएमआईज कम हो, लोग कंजम्पशन बढ़ाएं अपना चीज को। आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कंजम्पशन बढ़े, और कंजम्पशन के लिए आपको ये बेनिफिट देना चाहिए। एक तरफ आप ये कहते हैं जीडीपी 7.6 से 7.1 होगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम रेट नहीं कमती करेंगे। ये तो मेरे को बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी नजर है। बिल्कुल, और बिल्कुल ये डबल झटका टाइप लगता है कहीं ना कहीं। एक तो आप आरबीआई ने रेट कट नहीं किया, दूसरा जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया। तो क्या ये माने सर कि आरबीआई कह रहा है कि आने वाले दिनों में इस देश की इकोनॉमी एक्टिविटी स्लो होगी, और आरबीआई क्योंकि फेड की पॉलिसी आने वाली है, फेड एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन इन नोटबंदी का अभी पूरी तरह से कोई एनालिसिस किसी के पास नहीं है कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए आरबीआई किसी भी स्थिति से बचने के लिए अभी आरबीआई ने कुछ नहीं किया। नहीं, आरबीआई को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, ये एक नेगेटिव पॉइंट है उनका। सबको मालूम है कि 1 महीने से जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, एक कंज्यूमर मार्केट से खत्म हो गया है। बिल्कुल, उसकी बाइंग पावर आज खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो लाइन में लगा, उसके एक तो उसके पास टाइम नहीं है, उसका जो टाइम जा रहा है वो बैंकों की लाइन में लगने के लिए जा रहा है। दूसरा, उसके पास पैसा नहीं है, ट्रेडर के पास पैसा नहीं है। आज ट्रेडर का जो पैसा था वो जो स्टॉक में लगा हुआ था वो कैश नहीं हो रहा, तो मनी सर्कुलेशन में नहीं है। तो आप मनी सर्कुलेशन में कैसे लाइएगा? हम ये समझते हैं कि जितने भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसको क्रेडिट लाइन खोलने पड़ेंगे आपको। आप जब क्रेडिट लाइन खोलेंगे तो उसकी परचेजिंग पावर आएगी, और परचेजिंग पावर आएगी, इसी तरह से जितना भी रिटेल कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, मेरे साथ बीजेपी से जफर इस्लाम जुड़ चुके हैं, और जवीर शेखिल ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, थोड़ी देर में लाइव होंगे हमारे साथ। लेकिन जफर आपके पास आता हूं पहले। जफर, हम यानी आम आदमी बड़ी बेकरारी से आरबीआई की इस पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद पहली पॉलिसी थी, और एमपी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी दूसरी पॉलिसी थी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्योंकि 3 आरबीआई के लोग हैं और 3 आरबीआई से बाहर के हैं, तो ऐसा लगता था कि एक यहाँ पर हॉलिस्टिक व्यू लिया जाएगा इस कमेटी की तरफ से, और नोटबंदी को भी पूरा ख्याल रखा जाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ऐसा लगा नहीं जफर इस्लाम, और ऐसा लगा कि आरबीआई ने तो बिल्कुल अपने आप को सेफ करने के लिए एक पीछे की लाइन ले ली और कहा कि ठीक है, अभी जो चीज चल रही है इसको चलने दो, हम देख लेंगे आगे क्या होगा। क्या आपको नहीं लगता कि यह सही वक्त था कि आम आदमी को राहत दी जाती, जो आपके साथ सहयोग कर रहा है और इन दिनों कतारों में खड़ा हुआ है? देखिए गौरव जी, आप यही देख लिए कि एक डिवाइडेड ओपिनियन बाहर में, लेकिन अगर एमपीसी की जहां तक बात करें, यूनानिमस डिसीजन था कि इस वक्त रेट में कट करना सही नहीं होगा। उसके 2-3 मुख्य कारण है। पहला कारण तो देखिए, जो
जो अभी डीमोनेटाइजेशन का पूरा इम्पैक्ट जो है किस तरह से रहेगा वो पैन आउट नहीं होगा, 30 तारीख तक रुकने में उसमें ही उसके बाद दिखेगा। दूसरी बात जो है कि जो पहले जो रेट कट हुए हैं उसका पूरा जो बेनिफिट्स अभी तक जो कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं है, एंड यूजर तक जो एंड पर्सन जो है जिसको बेनिफिशियरी जो है उसको अभी तक पहुंचा नहीं। और तीसरी बड़ी बात जो है सर नहीं पहुंचा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन्फ्लेशन पे भी देखिए, क्या इसके लिए आम आदमी जिम्मेदार है? सर इसके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं सर, पहले आप बताइए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर हम तो लगातार पूछ रहे हैं कि आप, मैं बताता हूं आपको, एक मिनट आ रहा हूं, जनवरी 2015 से गौरव जी मैं आ रहा हूं, पहले आप पूरी मेरी बात, रेट कट हुआ है सर। उसके बावजूद इतना किसी भी बैंक ने, चाहे वो पीएसयू बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, किसी ने भी आपने कस्टमर तक नहीं ट्रांजिट किया है। बताइए क्यों नहीं पहुंचा? मैं आ रहा हूं, पहले पूरी मैं 3 बातें रख लूं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर देखिए ग्लोबल सिनेरियो में देखिए, सिर्फ लोकल सिनेरियो से नहीं होता है, और ये इमोशंस की बात जो कह रहे हैं इमोशन से नहीं होता है। ग्लोबल सिनेरियो जो ये है कि फेड का जो रेट हाइक की बातें आ रही है, वहां डिमांड वहां ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप देखिए जो गैप होता है बिटवीन लोकल रेट एंड ग्लोबल रेट में, अगर इसमें बड़ा नहीं होगा तो अगर फुल्ली हेज बेसिस पे इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, इसलिए कि उसको लॉस होएगा। तो इसलिए सिर्फ वन साइडेड रेट करने से आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो आता है वो फायदा, वो जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर, वो नहीं करेंगे, इसलिए कि फुल्ली हेज बेसिस पे उनको नुकसान होता है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है एमपीसी को, जो कि आप लोकल इश्यूज को सिर्फ देखेंगे। जहां तक बात रही बैंकों के लिए, आरबीआई बराबर ये कोशिश कर रही है कि जो बैंकों को पहले जो रिपो रेट पे कट हुआ है उसका पूरा बेनिफिट एंड बेनिफिशियरीज को मिले, और उसमें जो कमी रही है वो प्रेशराइज कर रहा है आरबीआई कि बैंक उसको पहले राहत पहुंचाए। और बाद में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब ये पूरा डिमोनेटाइजेशन के बाद, जब पैन आउट होके जब 30 तारीख के बाद जो क्लैरिटी रहेगी, आरबीआई में आ रहा हूं, फोन लाइन पर है, बजट की क्लैरिटी होगी। मैं 1 मिनट में आता हूं आपके पास, एक सवाल ले लूं मैं जफर इस्लाम, सुनिए जफर इस्लाम। उस दिन जब संसद में खड़े होकर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश की जीडीपी ग्रोथ 2% कम हो जाएगी, तो आपने और सरकार ने एक सुर में नकार दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आरबीआई ने भी कह दिया FY17 का जीडीपी ग्रोथ 7.6 से 7.1 होने वाला है। एक तो आपने लोन कम नहीं किया, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश नहीं की, और जीडीपी ग्रोथ को अनुमान भी आपने कम कर दिया। डोंट यू थिंक कि इसका एक इंपैक्ट होगा आपकी इकोनॉमी पर? नहीं, देखिए गौरव जी, मैं आपको बड़ी तफसील से बोलता हूं। पहली बात कि जो आप अगर देखिए पिछले बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को मैंने सुना, बहुत इकोनॉमिस्ट की बातें पढ़ी, और मनमोहन सिंह जी को भी विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको भी सुना। वो इस वक्त एज इकोनॉमिस्ट नहीं बल्कि एक कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह बात कर रहे थे। सुनिए, आप अगर देखें तो इतना लोगों के बीच में गैप नहीं होगा। कोई बोलता है, कल मैं एक इकोनॉमिस्ट के साथ था, नोटेड इकोनॉमिस्ट 4% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई बोलता है 0.8%, लेकिन आरबीआई की अथॉरिटी है, बिकॉज वो सारे व्यू पॉइंट सारे। ठीक है जफर, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं आपके पास आता हूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं आता हूं आपके पास। जयवीर आपके पास आऊंगा। जयवीर, जहां तक जफर से अभी तक हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि आरबीआई पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों तक फायदा पहुंचे। क्या आपको लगता है कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो इस देश का, या सरकार की तरफ से वो कोशिश दिख रही है? देखिए, वो 3 पहलू हैं गौरव जी इस पूरे मसले के। पहला, जैसा कि आपने शो की शुरुआत की कि जनता में आशा थी, वो आशा किसने पैदा की। दूसरी, क्या आरबीआई को क्या निर्णय लेना चाहिए था। और तीसरा, जब रेट नहीं कम हुआ तो क्या बैंक अपनी मुट्ठी खोलेगा, नहीं खोलता तो क्यों, और खोले भी तो क्यों। सबसे पहले गौरव जी, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, ये जनता में आशा माननीय प्रधानमंत्री ने पैदा की। 22 नवंबर को आगरा में मंच पे खड़े होकर बोला कि अब इस नोटबंदी के बाद बैंकों में बहुत पैसा आएगा, आ गया है, बैंक अपनी तिजोरियों में थोड़ी रखेंगे, ये सब पैसा लोन के तौर में आप सब में बटेगा। तो एक जनता, एक बाजार और एक व्यापारी, और छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे एक आशा हो गई थी कि आज रेपो रेट कम होंगे। अब आपके दर्शकों को कोई, मुझे लगता है रेपो रेट का महत्व क्या है कि बैंक कम रेट पे लोन देंगे। तो आशा प्रधानमंत्री ने पैदा की थी और आज उनको जवाब देना पड़ेगा वो क्यों नहीं हुआ। अब दूसरा कि अब जफर जी की बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। आरबीआई का फैसला जीता जागता सबूत है कि नोटबंदी की स्कीम से हमारी आर्थिक स्थिति पे चोट पहुंची है और फायदा नहीं हुआ, और उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले, जब पिछली बार भी रेट कट हुआ था, पिछली से पिछली बार, तब भी बैंक ने मुट्ठी नहीं खोली। फिर इन्होंने रेट कट फिर अनचेंज किया, उसके बाद बैंकों में डिपॉजिट बढ़ गया,
जब बैंकों में इतना सारा पैसा है तो लोन रेट क्यों नहीं कम हो रहे? दूसरा सवाल। तीसरा, चलिए मैं मान के चलता हूं बैंक अपनी मुट्ठी क्यों खोले। पहले देखिए आरबीआई ने क्या बयान किया है। आरबीआई ने कहा है आपकी ग्रोथ 7.6% से 7.1% पे आ जाएगी। तो कौन सा बैंक जनता को लोन देगा? बैंक कहेगा ये तो खुद ही ग्रोथ रेट कम कह रहे हैं, तो जनता मेरा लोन कैसे वापस चुकाएगी जब यहाँ पे हो गई भी। दूसरा, एनपीए 1,24,000 करोड़ पे खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है। बैंक कहेगा ग्रोथ रेट तो खुद आरबीआई कम कर रही है, मैं याचिका सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहा हूं, जनता मेरा पैसा वापस नहीं करेगी, 1,24,000 करोड़ और हो जाएगा और सरकार राइट ऑफ करती रहेगी। तीसरा, नोटबंदी से रियल एस्टेट की प्राइसेस गिरेगी पक्का। वो जो कोलैटरल जो हम देते हैं, गिरवी रखते हैं बैंकों के पास, उसके दाम और गिर जाएंगे, तो उनका अपना रेट कम हो जाएगा। और आज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की हम गौरव जी क्या कर रहे हैं? वास्तविकता ये है कि मैं पंजाब से हूं, पूरे उत्तरी भारत में पिछले 2.5 साल से 24,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इस सरकार ने आज जफर इस्लाम जुड़ चुके हैं इस बीच हमारे साथ। जयवीर, आपकी इन बातों का जवाब ले लेते हैं उनसे। एक आखिरी बात, आप पूरी कीजिए, बिल्कुल पूरी कीजिए। इस सरकार ने नोटबंदी से हमें बैसाखियों पे ले आए थे, आज वो बैसाखियां भी छीन ली। अब इकोनॉमिस्ट मेरे से पहले बोल रहे थे, उनका तजुर्बा ज्यादा है, पर मैं पूछना चाहूंगा अगर लोन नहीं होंगे मैन्युफैक्चरिंग कैसे शुरू होगी? वो पैसा बाजार में कैसे साइकिल वापस आएगा? इंडस्ट्री तो बिल्कुल कह रही है फ्लॉप शो है। इंडस्ट्री तो कह रही है कि आपने रेट कट नहीं किया, आपने जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटा दिया, ये तो बिल्कुल फ्लॉप शो है। जफर इस्लाम, आप जुमला दे रही हैं बाजी, सॉरी 2 सेकंड में खत्म करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मंच पे खड़े होकर जुमला दिया था, जनता का कब फायदा होगा? तो आज जनता पूछ रही है, आपने 50 साल का जुमला दिया, 50 दिन का, सॉरी, अब आप 100 दिन का देंगे, व्यापार बंद हो रहा है। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। जफर इस्लाम, और बहुत सीरियस क्वेश्चन है जफर इस्लाम। एक सेंटिमेंट हर्ट हुआ है लोगों का। वो चाह रहे थे कि नोटबंदी की तरह से नोटबंदी के साथ सब दिखे, सबने कहा कि प्रॉब्लम है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। हमने भी दिखाया कि लोग सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन हमने ये भी दिखाया कि कैसे एक्सपर्ट्स भी और कैसे आम लोग भी उम्मीद कर रहे थे। 25 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी फैक्टर इन था, लोग तो 50 बेसिस पॉइंट तक उम्मीद कर रहे थे। जफर इस्लाम, आपको लगता नहीं कि एक राहत दी जा सकती थी? देखिए गौरव जी, जो आप बात कर रहे हैं वो ज्यादा इमोशन है, उसमें एक्सपेक्टेशंस है, फैक्ट से हटके है। मैंने कहा कि अगर ऐसा होता तो अगर एमपीसी में भी डिवाइडेड ओपिनियन होती, लेकिन एमपीसी जो आरबीआई की जो कमिटी जो है वो उसने बिल्कुल यूनानिमसली ये डिसीजन लिया कि इस वक्त शायद ये अभी जो प्रोसेस डिमोनेटाइजेशन का चल रहा है उस वक्त तक ऐसा इन्फॉर्म्ड व्यू नहीं लिया जा सकता है जो कि बाकी लोग डिमांड कर रहे हैं। जब 8 फरवरी को डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस का की क्लैरिटी होगी, जब तक बजट भी आ चुका होगा, बजट के तो उस वक्त बहुत इन्फॉर्म व्यू में डिसीजन लिया जाएगा और हो सकता है जो आपके एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस या 50 बेसिस पॉइंट उस वक्त हो जाएगा। इस वक्त दूसरी बात जो है इन्फ्लेशन का भी आप देखिए, उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में भी कहा कि जो क्रूड प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म में जो फूड प्राइसेस है उस पर भी इंपैक्ट आया है, थोड़ा इन्फ्लेशनरी रहा है। तो जो उनका टारगेटेड है 5% जो इन्फ्लेशन रेट, उसमें शायद वो अचीव कर ले, लेकिन अपवर्ड बायस है उसमें थोड़ी सी। तो इस बारे में अगर देखते हुए जो इन्फॉर्म डिसीजन ये था कि इस बार वेट एंड वॉच करते हैं, इसलिए अभी ये प्रोसेस 30 दिसंबर को खत्म होगा, 1 महीने में उसके पूरे जो इम्पैक्ट पता चलेंगे और बहुत इन्फॉर्म्ड व्यू जो है वो 8 फरवरी को लिया जा सकता है। और अगर इस बीच में भी अगर ऐसे जरूरत हुई और इस वक्त जो बैंकों को कहेंगे, जैसा एक आपके पैनलिस्ट ने कहा कि बैंक ने ऑलरेडी इन एंटिसिपेशन या जो पुराने जो रेट कट हुए उसको देखते हुए ऑलरेडी रेट में थोड़ी कमी की है उन्होंने कल, तो बैंक अपनी मुट्ठी खोलेगा और इसको राहत जो थोड़ी बहुत देनी है जो एंड यूजर बेनिफिशियरी को मिलेगा। लेकिन जहां तक आरबीआई का सवाल है उसको आप देखिए कि अगर उसको सिर्फ नेशनल लोकल इश्यूज के साथ साथ इंटरनेशनल इशू भी देखने होते हैं, और ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है मन से वो बिल्कुल सच्चाई है। जो लिक्विडिटी है बैंक में उसको कोई दो राय नहीं, लिक्विडिटी बैंक में है। एक सवाल, और उसका फायदा जो है और है जफर इस्लाम सुनिए, ठीक है, आपके अपने तर्क है, इन तर्कों पर मैं रिएक्शन लूंगा अपने एक्सपर्ट पैनल से, लेकिन एक सवाल और है और वो नोटबंदी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नोटबंदी के बाद पहली पॉलिसी थी, इसलिए नोटबंदी को भी इग्नोर नहीं कर सकते।
14 से 14.5 लाख करोड़ के बीच में आपने कहा था कि 500 और 1000 के डिनोमिनेशन के नोट्स की वैल्यू है 14.5 लाख करोड़ करीब इस देश में, और ये उम्मीद जताई जा रही थी सरकार की तरफ से कि करीब 11 लाख करोड़ 80% तक वापस आ जाएगा। सर, आज आरबीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 11.5 लाख करोड़ रुपए अभी वापस आ चुका है और 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बाकी है अंतिम तारीख की, जिसमें आप 500 और 1000 के नोट जमा कर सकते हैं सब बैंकों में। मेरा भी एक सवाल है मैं आ रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं अनुमान नहीं लगा पाए आप, कहीं आप अंदाजा नहीं लगा पाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सरकार जो बची हुई रकम है उसका पब्लिक वेलफेयर में इस्तेमाल कर सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल कर सकती है सरकार उस बचे हुए पैसे को, लेकिन लगता तो नहीं कि जो आपका अनुमान था उस लगता है कि आपके अनुमान से आगे चीज निकल गई। अब 2 बातें कहूंगा इसमें गौरव जी आपको जवाब देते हुए। देखिए, हमारी जो पूरी कोशिश थी जन कल्याण के लिए, और वही जो आप बोल रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट, गरीब आदमी का, एक आम नागरिक का फायदा हो उसमें, तो आप अगर देखिए जो इसका रैशनल था, जो इंटेंशन था भारत सरकार का, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया, इसको देखते हुए लिया। आप कह सकते हैं कि ये उम्मीद थी, और हमारी उम्मीद नहीं। आप अगर पिछली जितनी रिपोर्टें देखेंगी, जितने भी लोगों ने लिखा, ये अनुमान था कि 3 लाख से 6 लाख तक, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है बिफोर डिमोनेटाइजेशन, कि ऐसा है कि 3-4-6 लाख करोड़ वापस नहीं आएगा। तो अगर ऐसा सरकार ने फैसला लिया, तो उससे अगर ऐसे अनुमान जो थी अगर होता, तो 1 स्ट्रोक ऑफ पेन आप कितनी चीजें ऑब्जेक्टिव अचीव करते। आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता। दूसरी बात कि आपका काउंटरफीट नोट तो नहीं आ रहा है। मैं भी तो वही पूछ रहा हूं आपसे, टेररिज्म में जो क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 से 5 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट होता है। खत्म करने दी, नहीं एक चीज वो आपको नहीं, 1 मिनट खत्म, कवर करने का मौका मिलता, लेकिन अब नहीं मिलेगा शायद। मेरा एक सवाल है आप जी को, मैं आ रहा हूं, जबीर आ रहा हूं। तुम आप मुझे कंप्लीट करने दिए तो। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है, जो हमारे जो 3% लोग रिटर्न फाइल करते हैं पॉपुलेशन के, 1.4% लोग टैक्स देते हैं, वो टैक्स बेस बढ़ के 8% हो जाएगा, जिसका बाद में फायदा होगा डेफिनेटली। अगर 8% लोग जो देने लगे टैक्स, तो एक बोझ कम होगा जो 1.4% पे, और कहीं ना कहीं राहत मिलेगी टैक्स पेयर्स को। जो हेडलाइन जो हमारा इनकम टैक्स का नंबर है वो कम होगा, हमको कम देने पड़ेंगे, ऐसी अनुमान थी। जो और सबसे बड़ी बात थी जन कल्याण की, जो हमने मॉडिफिकेशन लाया इनकम टैक्स कानून में, उसमें आप देखिए सर आप क्या कर रहे हैं मालूम, जफर इस्लाम आप क्या कर रहे हैं मालूम, आप एक अच्छे प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जो व्यूअर है ना, वो ईमानदारी भरा व्यू सुनना चाहती है। सर, आप एक अच्छे प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आप निभाएंगे, इट्स योर ड्यूटी, लेकिन जो व्यूअर है ना, वो थोड़ा सा ऑनेस्ट व्यू भी सुनना चाहती है। वो चाहती है कि 30 दिसंबर के बाद ऐसा क्या हो जाएगा, जो हम कतार में खड़े हुए हैं उसका हमें क्या रिटर्न मिलेगा। ठीक है, हो सकता है अभी आप ना बता पाए, आने वाले वक्त में बताएं, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं। सर जबीर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं आ रहा हूं। जबीर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं आ रहा हूं। मेरा आपको सवाल है, सिर्फ एक सवाल है छोटा सा। सबसे पहले जफर जी, आप जानते हैं हमारी आम जनता न तो रेपो रेट ना जीडीपी के आंकड़े अपनी रसोई में बना के खिलाती है, वो सीधा एक सवाल पूछती है, चीजें कब सस्ती होंगी। अब आपने एक तथ्य रखा यहाँ पे कि ये निर्णय ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि मैं मानता हूं, और आपने आरबीआई ने भी, किसी एक्सपर्ट ने कहा, फेडरल रिजर्व, यूएस की इलेक्शंस हुई है, मार्केट में हलचल है। पर जफर जी, क्या आप जनता को ये बताएंगे कि आपकी ये नीति है कि नुकसान जनता का, फायदा सरकार का? वो ग्लोबल रेट पेट्रोल का बैरल पिछले 2 साल से गिरता आ रहा है, और आपने जनता को कोई फायदा नहीं दिया, बल्कि 72,000 करोड़ रुपए एक्साइज में आ गया आपको, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेन की प्राइसेस 20%, तो जनता बार बार कह रहे हैं बाद में फायदा होगा, बाद में फायदा होगा, ना तेल में बाद में। मैंने टोका नहीं जफर जी, मैंने आपको टोका नहीं, प्लीज, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मुझे 2 मिनट टोकिए मत। दूसरा, जनता पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बाद कब आएगा? जब भी आपको कोई फायदा होता है तो जनता को नीचे फायदा इस बात का क्यों नहीं मिलता? चाहे पेट्रोल हो, बिजली हो, घर में सब्जियां हो। अब आप भिंडी की प्राइस देखिए, पिछले जुलाई में 97% बढ़ गई थी, अब थोड़ी कम हुई है, आज भी 70% ज्यादा है। तो जफर जी, आज जनता कह रही है, जब प्रधानमंत्री इस देश की जवाब लेते हैं, पोजीशन सबसे है, वो खुद कह रही है कि बैंक के, लेट हिम रिप्लाई जयवीर, फिर मैं अपने एक्सपर्ट से पास आऊंगा। लेट हिम रिप्लाई, जल्दी से जवाब दीजिए जफर इस्लाम, कि फायदा आपका, नुकसान जनता का क्यों? देखिए सबसे पहली बात कि जो नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक जो फायदा होता था अर्बन एरिया में फायदा होता था, सरकार जो भी खर्च करती थी कैपेक्स अर्बन एरिया में। और जो आप देखिए, अगर इस बार जो रूरल इकोनॉमी में, पिछले बार जो हमारा बजट था उस पर रूरल इकोनॉमी में काफी बड़ा खर्चा किया हमने, उसके डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। उसकी बड़ी बात है, जो भी पैसे बचे
जो पेट्रोल प्राइसेस नीचे, क्रूड प्राइसेस नीचे आने से वो पूरा जो है रूरल इकोनॉमी के लिए खर्च किया, रूरल डेवलपमेंट के लिए खर्च किया, रोड बनाए। आज देखिए आप जयवीर साहब ये बताइए कि 70 सालों में जब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर लिया कि फूड प्राइस, भिंडी की प्राइस बोलते हैं, आप टमाटर किसी शहर में बिकता है 40 पैसे किलो, किसी शहर में 40 रुपए किलो। क्यों? इसलिए कि हमने ना तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया ना तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। आज अगर 70 साल में अगर ये चीज को हम एड्रेस कर देते, नहीं, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? अगर ऐसा होता तो आज टमाटर की प्राइस पल्प बना के हम रख लेते, कहीं पर स्टोरेज होता तो हम स्टोरेज करते। और अगर रोड बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे पॉलिटिशियन को हमारे देश के आम आदमी की भिंडी टमाटर की चिंता है, लेकिन उसको उसके पेन की चिंता है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। अच्छी रोड होती तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम होता है। लेकिन ये सारी चीजें आपने नहीं की, ये सरकार हमारी सरकार कर रही है। 70 सालों में जो नहीं हुआ, आज रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और आगे जफर इस्लाम, ओके डॉक्टर गौरव, फिर से वही लौटते हैं बैंक्स की तरफ। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और डीमोनेटाइजेशन में कुछ अभी इंपैक्ट उसका एनालिसिस करना बड़ा अर्ली होगा, थोड़ा सा वेट टाइम देना चाहिए। लेकिन साफ है यहां पर कि ये पहली पॉलिसी थी डिमोनेटाइजेशन के बाद जहां कुछ ईज किया जा सकता था रेट्स को और लोगों तक फायदा पहुंचाया जा सकता था, लेकिन छोड़िए नहीं हुआ। अभी आगे बात करते हैं, क्या सरकार के पास बजट से पहले आपको कोई टूल दिखता है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है हमने तो सरकार का साथ दिया, अब कुछ ऐसा हो ताकि लगे कि सरकार ने हमारा साथ दिया। काला धन आएगा, सरकार उसको खर्च करेगी वेलफेयर्स में, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। अभी क्या किया जा सकता है? देखिए अभी दो तीन किए जा सकते हैं। अब ये रेपो रेट का तो है, अब जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उनको MCLR बेस्ड लैंडिंग पे डालें और उनका रेगुलर मॉनिटरिंग करें कि भाई जो 2015 से लेके अभी तक 0.25% के आसपास रेट कट हुआ, वो पूरा के पूरा फायदा कस्टमर को जाए, जिससे कि मतलब बेस रेट बैंक्स की कम हो और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी वो बेस रेट कमी का फ़ायदा मिले। पहला तो ये। दूसरा, हम चर्चा कर रहे थे कि ये इतने लाख करोड़ आ गया और इतने लाख करोड़ के थे, उसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगा कि जो ये इतने लाख करोड़ आया है तो जो बैंक में जमा हो गया उसका मतलब ये नहीं है कि वो फुल प्रूफ है। मतलब उसमें भी कितने परसेंट ब्लैक है, कितने परसेंट वाइट है, वो टैक्सेशन अथॉरिटीज को उसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा। तो आप अपना ये तर्क कि क्योंकि ये आम चर्चा में ये बड़ा रोचक विषय है और सब इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, पर अपन ये मान लें कि पूरा आ गया है और तो वो पूरा सेफ फंड हो गया, तो ये सेफ नहीं है अगर उसकी डिक्लेयर्ड सोर्स या डिस्क्लोज सोर्स से वो इनकम नहीं है, तो वो एक तरह से अनटैक्स्ड मनी है और वो इक्विवेलेंट टू काला धन है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो 14.5 लाख करोड़ के करेंसी नोट्स हैं, उसमें कितने NRI जो लोग हैं जो कि बाहर रहते हैं और उनके हर NRI के जो वॉल्ट है उसमें 20 से 25 हज़ार इंडियन करेंसी जरूर रहती है, भले वो दुबई में रहता है या अमेरिका में रहता है। तो उसका भी एक मोटा मोटी 60-70 हज़ार करोड़ के आसपास उसका एक अनुमान है। इसके बारे में सिर्फ गैस ही की जा सकती है, पर यह प्रवृत्ति है, ये मुझे इसके बारे में मुझे पता है क्योंकि हर भारतीय जो बाहर रहता है भारत के बाहर, वो भारत की करेंसी अपने वॉल्ट में जरूर रखता है। तो वो कैश भी है जो शायद आए या ना आए, क्योंकि उन जगहों पर मैं आ रहा हूं। दूसरा, तीसरा जो इश्यू है कि भाई बैंक्स अब क्या कर सकती है। बैंक्स निश्चित रूप से जो तर्क हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी के मित्र दे रहे हैं कि भाई फेड रेट और रेपो रेट के बीच इतने परसेंटेज अंतर जरूरी है। अरे फेड रेट तो 0% भी रही है और रेपो रेट उस समय 7.5% भी रही है। अब फेड आगे बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है, ये कोई ग्लोबल इकोनॉमिक नॉर्म्स नहीं है कि इतना जरूरी है। क्योंकि वो जो तर्क दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो भारत के फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये रेपो रेट कम हो जाएगी तो उनका हमारे बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्योंकि रेपो रेट कम होगी तो बॉन्ड मार्केट में की रेट भी कम हो जाएगी, अपने निम्नतम स्तर पे जाएगी, तो उनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रोचकता जिसको हम कहते हैं, मतलब उनकी अट्रैक्टिवनेस हमारे यहाँ कम हो जाएगी। पर हमें उस इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो मिलता नहीं है, वो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन
फॉर्मेशन तो होती नहीं है, वो तो पार्क कर रहे हैं अपने फंड नहीं। और ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, अब पहले से ही आरोप लगते रहे जफर इस्लाम कि आपकी सरकार में ग्रोथ तो है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है। आज जब आप जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा रहे हैं तब तक जॉब्स और जाएंगी, इस बारे में भी सोचा होगा आप लोगों ने। मैं एक इंडस्ट्री व्यू लूंगा इस पर। महेश गुप्ता साहब जी, इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इंडस्ट्री को पैसा मिले, कंज्यूमर को पैसा मिले। कंज्यूमर का जो खुद पैसा था वो बैंक ने ले लिया, उतना पैसा वो बैंक कंज्यूमर को वापस नहीं कर रहे, तो इंडस्ट्री इस वक्त बहुत तकलीफ में है। एक बात थी इंटरेस्ट रेट कम करने की, चलिए इंटरेस्ट रेट नहीं कम किया, वो तो डिसीजन अब हो गया, बट जरूरी ये है कि क्रेडिट लाइंस खुलने चाहिए। लोगों के पैसे, जो लीगल पैसे लोगों के हैं, वो लोगों को वापस मिलने चाहिए। जितनी जल्दी मिले उतने अच्छा है। सिर्फ 4 लाख करोड़ वापस किया है आपने, 11 लाख करोड़ लिया है। अरे भाई साहब, आप 11 नहीं कर सकते तो कम से कम 8-9 तो वापस करिए। कितनी जल्दी वो पैसा वापस कर पाते हैं आप, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो सिस्टम के अंदर से। और वो नहीं रिवाइव हो सकती तो आप लोन दीजिए लोगों को। बैंकों के पास फ्लश फ्री फंड है, आपको जो परसेंटेज में लोन देना है आप अप्रूवल करिए। आज किसी बैंक के पास टाइम ही नहीं है किसी की लोन अप्रूवल को सैंक्शन करने के लिए। वो लोग तो लगे हुए हैं अपने सिर्फ नोटों को अदला बदली करने में लगे हुए हैं। अगर बैंक वालों की जो लीगल जो दूसरी ब्रांचेज हैं उनको फंक्शनल होना चाहिए और पैसा बाजार में आना चाहिए। और एक और बात है सिन्हा साहब, मैं आपसे इस पर लूंगा रिएक्शन, उसके बाद जफर आपके पास आऊंगा। आज रिजर्व बैंक की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमारे पास कैश की कोई कमी नहीं है, हमारी प्रिंटिंग प्रेस पूरी कैपेसिटी पर काम कर रही है और दिन रात नोट छापे जा रहे हैं। 4 लाख करोड़ की करेंसी हमने मार्केट में जारी की है, लेकिन उसके बावजूद सर्कुलेशन में नई करेंसी नहीं आ रही है क्योंकि लोग होल्ड कर रहे हैं। सीधे उन लोगों पर आरोप लगा दिया गया कि लोग पैसा सर्कुलेशन में नहीं ला रहे हैं। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? देखिए, जो मनी सप्लाई हो रही है अभी बैंकों में, ज़्यादातर जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है कि छोटे नोट आ रहे हैं, मतलब 100 रुपये के आ रहे हैं या 50 के आ रहे हैं। बड़े नोट जो हैं 500 के नोट जो जनरली मार्केट में चलते हैं, उसकी सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं है जितनी हमारे 100 ईयर की नोट्स की है। और 2000 के नोट भी मार्केट में आए हैं, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है छोटे कार्यों के लिए नहीं हो रही है, बराबर है, छोटे कार्यों के लिए नहीं हो रही है। हाँ। तो ये दिक्कतें हैं। और जहाँ तक सप्लाई की बात है, हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में सप्लाई काफी बढ़ेगी। आज भी मैंने बैंकर से बात की है, उनका कहना है कि भाई सप्लाई इस वीक से इम्प्रूव की है, फर्दर और इम्प्रूव होने की बात है। लेकिन 500 नोट एटीएम में आने जब शुरू हो जाएंगे, सप्लाई शुरू हो जाएगी एटीएम में, तो हमारे ख्याल से जो क्यू लगती है बैंकों में वो कम हो जाएगी। क्योंकि एक चीज और है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इतना पैसा अब नहीं आएगा सर्कुलेशन में, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए जितना लिया जा रहा है उतना वापस नहीं आएगा। एक पॉइंट तो ये है, तो कैसे इस जो गैप है उसको फिल करेंगे, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। आज स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति अब ये डिजिटल की ओर जा रहा है, कैशलेस इकोनॉमी की ओर जा रहा है। छोटे से छोटे तबके का भी लोग आज बैंक में अकाउंट खोलने जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एटीएम कार्ड मिले, उन्हें क्रेडिट कार्ड मिले, ताकि वो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड और एटीएम के थ्रू कर सके या पेटीएम के थ्रू कर सके। तो इसमें जो बदलाव आ रहा है, मैंने कल भी बताया था, कंप्लीट कल्चरल रिवॉल्यूशन हमारे कंट्री में होने जा रहा है। ठीक है, दिक्कतें आज जरूर हैं। जहाँ तक रेट कट की बात है गौरव जी, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये जो करंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में पैसे आए हैं, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है बैंकों के लिए कि वो अपने रेट कम करें। मैं यही सवाल लेकर आता था। जफर और जयवीर, आप दोनों के पास आ रहा हूं। एक सवाल मैं छोटा सा सर से ले लूं। सर, सीआरआर का इंक्रीमेंटल जो रेशियो था वो विड्रॉ कर लिया गया 10 दिसंबर से, यानी 100% जो सीआरआर की गई थी वो नहीं रहेगी, 4% सीआरआर वापस लौट रही है। सीआरआर यानी करंट रिजर्व रेशियो, जिसपे बैंकों को कैश रिजर्व रखना पड़ता है ताकि एकदम से लोग आ जाएं तो उनके पास पैसा हो लोगों को पैसा देने के लिए। कैश रिजर्व रेशियो, सॉरी, वो पैसा वापस देने के लिए उनके पास हो। सर, सीआरआर वापस उसी दर पर लाने का मतलब ये है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी। आप भी कह रहे हैं कि बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा आया है। छोड़ दीजिए, रेपो रेट नहीं कम हुआ, रेपो रेट यही रहने देते हैं। बैंकों की क्या भूमिका बनती है अब? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बैंक रेट कट करेंगे, और करेंगे तो कितना करेंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को थोड़ा राहत मिले? सिन्हा साहब। नहीं, आगे वाले समूह में आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कल भी कुछ बैंकों ने अपने रेट कम किए हैं, और बेस रेट जो प्राइम लेंडिंग रेट बोला जाता है वो बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर के डिसाइड किया जाता है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कॉस्ट ऑफ फंड है, और कॉस्ट ऑफ फंड हमारे कम होंगे
कम हो रहे हैं इसलिए कि हमारी कासा डिपॉजिट काफ़ी बड़ी है ये डिमोनेटाइजेशन के कारण। तो बैंकों को पर फोर्स अपने रेट कम करने पड़ेंगे ताकि डिमांड क्रिएट किया जा सके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा इंडिकेटर है मार्केट में डिमांड क्रिएट करने का। ये बात और है कि अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, जैसा गुप्ता जी ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग को हमको हेल्प मिलना चाहिए, बैंक हेल्प करने को तैयार हैं। सर सर्विस पीएमआई जो आया है वो जो हमारी जीडीपी का अराउंड 60% है, वो इस बार बिलो 50 है, अराउंड 46% के आसपास है, जो बताता है कि सर्विस एक्टिविटीज भी स्लो डाउन हो रही हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि लेंडिंग रेट कम होना चाहिए, क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हम कम से कम जिसमें नंबर 1 है उसको तो बरकरार रख सकें? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी लेंडिंग रेट कम होनी चाहिए ताकि मार्केट में एक माहौल बन सके ये क्रेडिट लेने का। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होने के कारण लोग दूसरे मोड ऑफ फाइनेंस की ओर जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंकों के लेंडिंग बढ़ाने का कि डिसीजन फास्ट होने चाहिए। अगर डिसीजन डिलेड होगा। चलिए ये एक सवाल सामने आया है जफर, और आप जबीर मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जफर ये एक सवाल आया है कि डिसीजन भी कहीं ना कहीं डिलेड है। ले लो अब बोलो कि लाइव पे है जफर साहब, डिसीजन भी डिलेड हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी है कि क्या आप चलिए ठीक है, नहीं जफर जो हो गया वो हो गया, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बैंकों को इंस्ट्रक्शन जाएगा कि लोगों को हेल्प कीजिए इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग, इन टर्म्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन? देखिए 2-3 चीजें बोलूंगा गौरव जी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक का जो लेंडिंग रेट है वो कम हो गई। उसका मुख्य कारण ये है कि लिक्विडिटी है। जैसा अभी आपके एक बैंकर ने कहा था कासा अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में पैसा बहुत आया है, तो करंट अकाउंट में 0 इंटरेस्ट देना पड़ता है और सेविंग अकाउंट में जो है 4% देना पड़ता है। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है बहुत कम, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम हो गया। दूसरी बात कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी धीरे धीरे अगर आप उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जोड़ ले तो आपका वो पूरा टोटल कॉस्ट लैंडेड कॉस्ट ऑफ फंड हो गया। आज जो है चाहे वो रिपो रेट कट करे ना करे, स्टिल बैंक के जो कॉस्ट ऑफ फंड में डेफिनेटली जो है वो कमी आई है। और इसलिए मुझे लगता है बैंक डेफिनेटली वो जो लिक्विडिटी बैंक के पास पड़ी हुई है उसको डिस्बर्स करने के लिए क्रेडिट ऑफटेक जरूरी है बैंक के लिए, और वो बैंक उस तरह से करेगी, लेंड करेगी और इंटरेस्ट रेट भी कम करेगी, चाहे वो होम लोन पे हो, चाहे कंज्यूमर लोन पे हो, चाहे इंडस्ट्रियल लोन पे हो, सब में इंटरेस्ट रेट की राहत मिलेगी। ये और प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल साफ कब तक मिलेगी सर? बैंक में है सर कब तक मिलेगी? लोगों को ये भी बता दीजिए कब तक? 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, अगली पॉलिसी तक कब तक? देखिए गौरव जी 2 मिनट दीजिए आप। देखिए एक तो है कि कुछ बैंकों ने जो उनका जो बेस रेट है, जो प्राइम लेंडिंग रेट बोलते हैं, उसमें कम की है। और ये डायनामिक प्रोसेस है, कोई इसके लिए इंटरेस्ट बैंक रिजर्व बैंक के लिए से इशारे आने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट का जो इंडिकेशन जो है कि ये इंटरेस्ट रेट इज कमिंग ऑफ, नीचे आ रहा है, वो उसका बहुत डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो है, वो बहुत साफ साफ दिखता है। तो बैंक ऐसे में लिक्विडिटी फ्लश विद लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट कम करेगी डेफिनेटली। प्राइम कस्टमर्स को डिफरेंट क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी, एक बैंक बेंचमार्क रेट कम करेगी और उसके हिसाब से उस स्प्रेड जो भी लेना हो। दूसरी बात जो है, जो पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि बैंकों में पैसा आ गया, देखिए एक चीज बताना जरूरी है हमारे को कि हमारा जो फाइनेंशियल जो भी पैसा आ रहा है सिस्टम में, वो सब ये है, वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा, वो सब वाइट नहीं है, वाइट मनी नहीं आ रहा है। खास के बहुत सारे नहीं सब खास के जो हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस FIU जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो हर ट्रांजैक्शन जहां पर भी उसको बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट STR, वो हर दिन जनरेट होता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन जहां लगता है सस्पिशन के डिफरेंट अकाउंट्स में आए और वहां से RTGS होके एक बेनिफिशियरी के पास चले गए, ऐसे बहुत सारे जो एक्टिविटी हुई है FIO में दर्ज हो गए हैं ऑलरेडी। और इनकम टैक्स उन लोगों पर जरूर कार्रवाई करेगी, और जो बड़ी अमाउंट में हमको टैक्स मिलेगा, सरकार का फायदा होगा और टैक्स बेस बढ़ेगा। आगे आने वाले दिनों में सिर्फ बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म में जो आपको जो भी तकलीफें आ रही हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर ऐसे इनिशिएटिव होगी तो फिर उसमें शॉर्ट टर्म में तकलीफ आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। इंडस्ट्री में भी लेंडिंग होगा कम इंटरेस्ट रेट पे, EMI भी कम होगा लोगों को, और चीजें भी सस्ती होंगी और रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी। जबीर शेखिल मेरे साथ हैं, जबीर शेखिल मेरे साथ हैं। तो जबीर खाने पीने की चीजें जो महंगी होती है वो स्टेबल प्राइस रेट। एक मिनट जबीर, एक चीज साफ निकल कर आ रही है सामने, सरकार का कहना है कि सब कुछ अच्छा होगा, बस कुछ दिन रुक जाइए, और विपक्ष यही मानने को तैयार नहीं है, ना सड़क पर, ना संसद में और ना डिबेट में। गौरव जी
ये भाषण सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं इस देश का नागरिक होने के कारण एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं अच्छे दिन का इंतजार कर रहा हूँ 2.5 साल से। काला धन 50 दिन में आना था, 2.5 साल हो गए, वो ना 50-100 दिन नहीं पूरे हुए। पहला। दूसरा, अब मैं जफर जी से एक सवाल पूछता हूँ। आप मुझे जफर जी ये बताइए, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, एक HDFC का चेक 24,000 रुपए का पिछले 2.5 हफ्ते से अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ। रोज HDFC से मेल आ जाती है कैश शॉर्टेज। मैं कैपिटल ऑफ इंडिया में रह रहा हूँ, डिफेंस कॉलोनी में, वहां है ये हाल है, तो बाकी देश में क्या हाल होगा? पहला। दूसरा, अब आप बहुत बड़े बड़े तर्क दे रहे हैं, बहुत फायदा होगा। MSME, मीडियम स्केल मीडियम इंडस्ट्री, इस देश में 4.5 लाख करोड़ हैं, जो 11 लाख करोड़ लोगों को रोजगार देती है और इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 45% का हिस्सा रखती है। 60% प्राइवेट नौकरियां SME सेक्टर से आती हैं सर। अब सुनिए मेरी बात। इस निर्णय से, नोटबंदी के निर्णय से उनको इस प्रकार लाचार कर दिया गया है। आज सरकार को ये चाहिए था कि उनके जख्मों पे मरहम लगाएं। जो आपने 80% से ऊपर करेंसी खींच ली है, उसकी मरहम लगाने के लिए आप उनको लोन में रियायत दें ताकि वो फैक्ट्रियों से ताले खुलें। आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भूलिए। अगर आज आप मुझको इतना लाचार कर देंगे, मेरी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ देंगे, तो लॉन्ग टर्म में मैं कैसे खड़ा हूँगा? पहला मेरा इस बात का उत्तर दीजिए। वो आज मैं लुधियाना से हूँ, स्पिनिंग मिल वालों ने कल 26,000 लोगों को नौकरी से निकाला है क्योंकि तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और उन लोगों को वापस गांव भेज दिया गया, उत्तर प्रदेश या बिहार। क्या आप उनको कहेंगे भाई साहब रेपो रेट रसोई में बना के खा लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे होंगे आपको? और नहीं, एक चीज और है, मैं जफर इस्लाम जयवीर शेरगिल की बात में जोड़ते हुए आप तक आऊंगा। इकोनॉमी के, जब हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे तो हमें पढ़ाया जाता था, इकोनॉमी का एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है सर, जीडीपी जॉब से जुड़ी होती है। और अगर जॉबलेस ग्रोथ को किनारे करें, अगर ग्रोथ हो रही है और जॉब मिल रही है, तो 1% जीडीपी अराउंड 50-60 नौकरियां होती हैं। एक डायरेक्ट नौकरी और एक नौकरी के साथ 3 इनडायरेक्ट नौकरी। 15 लाख नौकरियां अगर 1% जीडीपी के साथ जनरेट होती हैं, तो करीब 50 से 60 लाख नौकरियां 1% पर जनरेट होती हैं सर। 2% मनमोहन सिंह ने कहा था, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जाएंगी। हम आधा % मान लेते हैं, फिर भी 15 से 20 लाख लोगों की नौकरियों पर संकट है, ये आरबीआई ने कहा है, ये माने। और गौरव जी, राष्ट्रपति ने कहा था पिछले 7 साल में सबसे कम नौकरियां पिछले साल आई हैं। अब राष्ट्रपति ने कहा, हाँ दीजिए, जवाब दीजिए गौरव जी। नहीं गौरव जी, आप देखिए, आप अगर देखिए पिछले आज की बात मत कीजिए। ये जयवीर साहब को मैं जरा इशारा करूंगा कि पिछले 4 साल के 5 साल के जीडीपी को देखिए और जॉब को देखिए, वेदर इट वाज अ जॉबलेस ग्रोथ और वेदर ग्रोथ विद अ जॉब, वो आप देख लीजिए, उसके बाद आप ऐसे क्रिटिसिज्म करेंगे। नहीं, मैं आपकी सरकार को नहीं कह रहा हूं, ये यूपीए सरकार से आ रहा है। 2013 से 2014 तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी सरकार से मैं तो उनको भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। आपकी सरकार मतलब जो इस 3-4 सालों से ये ट्रेंड दिख रहा है, केवल आपकी सरकार में नहीं है। नहीं, दूसरी बात देखिए, इसीलिए आज जो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब जो कॉन्सेप्ट हमारी सरकार ने लाया, इसी वजह से कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में अगर आप जॉब बढ़ा, अगर उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होता है, जो एफडीआई ज्यादा आता है, तो जाहिर है सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में होता है। ऑटोमेशन आने से जॉब कम हुई है, इसलिए नहीं कम हुई कि जॉब से निकाले गए, ऑटोमेशन आने से जॉब कम होती है। दुनिया का ऐसा ट्रेंड देखा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन आज की बात जो है ये शॉर्ट टर्म है। ये 30 तारीख के बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये एसएमई की बात कर रहे हैं, एमएसएमई की बात कर रहे हैं। एसएमई में सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ आपको दिखेगा तो उसी सेक्टर में मिलेगा। चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है, मैं फिर से एक एक्सपर्ट भी लेता हूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। दुनिया की रिपोर्ट पढ़िए, ठीक है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर प्रॉस्पेक्ट, आप ग्लोबल इकोनॉमी स्कैन करके आप देखिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रॉस्पेक्ट दिखता है तो इंडिया में और उस सेक्टर में। ठीक है, नहीं, एक और मुद्दा है जिस पर आपकी सरकार को बहुत ज्यादा, एक और मुद्दा जिस पर आपकी सरकार को बहुत ज्यादा तीखे सवाल झेलने पड़ते हैं, एनपीए। सिन्हा साहब, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं बैंक इस एक्सेस लिक्विडिटी का इस्तेमाल अपनी प्रोविजनिंग के लिए ना कर ले, यानी एनपीए के लिए ना कर ले। आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ। ये डिपॉजिट जो आती है वो एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है और वो सरप्लस, क्योंकि अभी फिर से आया है कि पीएसयू बैंकों का एनपीए बढ़ गया है, लगातार बढ़ रहा है। हाँ, तो ये लिक्विडिटी आई है, हाँ, ये फर्दर लेंडिंग के लिए होती है या उससे अर्न करने के लिए होती है, न कि उसको एनपीए रिडक्शन के लिए होती है। एनपीए रिडक्शन जो होता है, जो प्रोविजनिंग के द्वारा होता है, वो होता है आपको बैंक के प्रॉफिट से, बैंक के कैपिटल से
या रिजर्व से, उसके द्वारा ही इसे प्रोविजनिंग बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, न कि डिपॉजिट बढ़ने या घटने से। तो ऐसा मैं सब अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि डिपॉजिट जो बैंकों के बढ़े हैं ये डीमोनेटाइजेशन के कारण, ये कभी भी बैंक इसको यूज नहीं कर सकता है एनपीए घटाने के लिए। बोले डॉक्टर कि ये तो बात सिन्हा जी ने बिल्कुल सही कही, पर बैंक्स रेट क्यों नहीं घटा रहे, इसका कारण कहीं ये तो नहीं है कि उनका एनपीए बढ़ रहा है, कि वो एनपीए वो जो लो रेट का जो बेनिफिट है वो कस्टमर को पास ऑन नहीं करना चाह रहे, वो लो रेट का बेनिफिट है वो अपने पास तक ही रखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये बात सही है, महेश जी लो रेट का बेनिफिट पास ऑन नहीं कर रहे। ठीक है महेश जी, एक 30 सेकंड का कमेंट आपसे। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जॉब सिचुएशन बहुत खराब होने की उम्मीद है। अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा हिट होगा, जहां पे सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज लेबर है, और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सारी इंडस्ट्री है इस देश। नहीं, लोग तो कह रहे रियल एस्टेट को फायदा होगा, काला धन आप बाहर आएगा। आप सुनिए मेरी बात को जरा। अगर रियल एस्टेट के प्राइसेस क्रैश होते हैं तो अगर आप डिमांड नहीं जनरेट करेंगे रियल एस्टेट में, कि आप जो एक कंज्यूमर एक्चुअल आपका इन्वेस्टर भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास ब्लैक मनी नहीं होगा देने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं। तो उसकी डिमांड जनरेट करने के लिए लोगों को ईएमआई कम करनी पड़ेगी आपको, ताकि एक्चुअल कंज्यूमर आके वो सामान को खरीदे। अगर आपने ईएमआई नहीं कमती करी, यही तो हमारा भी सवाल था कि लोगों की ईएमआई कम होगी क्या, नहीं कम होगी। इसमें गौरव ये कंफ्यूज है। ये लो ग्रोथ और लो ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन और हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में आरबीआई कंफ्यूज हो गई। चलिए देखते हैं। अभी लो ग्रोथ है, लो इन्फ्लेशन है और आगे हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। लेकिन जिस तरह से आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वोट किया है 6-0, वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं दिखी, वहां तो एक सुर से कहा गया कि रेट कट मत करो। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आपका यानी हमारे व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद तो यही थी कि आरबीआई कतारों में जो लोग खड़े हुए इस देश के, उनको थोड़ी सी राहत देगा, नहीं दिया गया। लेकिन अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। बैंकों के पास अभी बहुत स्कोप है, एल्बो रूम है, और वो भी आप तक, जिन लोगों की ईएमआई ज्यादा है उनकी ईएमआई कम कर सकते हैं, जिन लोगों को नया घर खरीदना है उनको सस्ता कर्ज दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस वक्त मौका है। अब उम्मीद यह है कि बैंक्स कब तक इस देश के आम आदमी को फायदा पहुंचाएंगे, और क्या सरकार और आरबीआई की तरफ से कोई उनको कुछ कहा जाएगा, इस पर नजरें हमारी भी लगी हुई हैं, और हम आपको हमेशा की तरह सही अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।